हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि अब से मैं कंटिन्यूसली कुछ वीडियोस डालता रहूँगा ताकि आपकी प्रिपरेशन बूस्टअप हो सके। तो लास्ट जो वीडियो थी आप देख पा रहे हो मेरे चैनल पे, जिसका नाम है विनीत भारद्वाज मैथ्स। जो लेटेस्ट वीडियो आपको दिख रही है सबसे लेफ्ट में, चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एमसीक्यूज़ हैं इसमें क्लास 10th के लिए। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें हम चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से हैं वो एमसीक्यूज़। सबसे पहला एमसीक्यू आपके बिल्कुल सामने है। अब हम इनको एक एक करके ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप खुद से एक बार इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो। और फिर जब ये आपको लगता है कि डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है या फिर आपका आंसर करेक्ट आ गया है, फिर आप दोबारा वीडियो को रिज्यूम करिए और फिर चेक करिए कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया। सही आया है तो मेथड चेक करिए, गलत आया है तो चेक करिए कि कहाँ पर आपने गलती करी थी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास चार ग्राफ्स अवेलेबल हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। यहाँ पे नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसकी डिग्री होती है 2। डिग्री कितनी होती है? 2। डिग्री 2 होने का मतलब है जो भी वेरिएबल प्रेजेंट होगा पॉलिनोमियल में उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो हम बोलेंगे यहाँ पे डिग्री 2 है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हम देखते हैं तो उसका जो ग्राफ मिलता है हमको वो पैराबोला टाइप का मिलता है, पैराबोला। अब ये पैराबोला क्या होता है? पैराबोला बेसिकली यू शेप होती है या फिर इन्वर्टेड यू शेप होती है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हमें यू शेप देखने को मिल रही है, तो पक्का ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। भले ही इसने एक्स एक्सिस को टच ना करा हो, लेकिन फिर भी क्योंकि ये शेप पैराबोला है इसीलिए ये पक्का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया? यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये भी एक इन्वर्टेड पैराबोला है और ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ऑप्शन नंबर सी भी देखिए आप, ये भी यू की तरह है, इसने एक्स एक्सिस को 2 बार कट करा है और ये भी पैराबोला है और ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर एक्स एक्सिस को देखो 3 बार कट करा, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो ये पैराबोला है ही नहीं, और पैराबोला नहीं है इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर देखो यहाँ पर इन्वर्टेड पैराबोला दिख गया, फिर ये पैराबोला दिख गया, ये है तो सही पैराबोला, लेकिन ये पैराबोला नहीं होता। पैराबोला मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर सकता है। हो सकता है वो एक्स एक्सिस को 1 बार भी कट ना करे, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है। हो सकता है वो ऑप्शन बी में जिस तरीके से पैराबोला ने 1 बार कट करा है एक्स एक्सिस को, वैसे ही कट करे। देखिए ध्यान से, 1 बार ही टच करा है या 1 बार ही कट करा है। ऑप्शन नंबर सी में एक्स एक्सिस को 2 बार कट करा, 1 बार यहाँ पर और 1 बार यहाँ पर। इसका मतलब जब कभी भी डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जब कभी भी डिग्री 2 होती है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्स एक्सिस को ग्राफ 2 बार कट कर सकता है। यहाँ पे 1 बार भी नहीं कट करा, कोई बात नहीं। 1 बार टच करा, कोई बात नहीं। 2 बार कट करा, कोई बात नहीं, वेल एंड गुड। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में 3 बार कट करा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसीलिए ये पैराबोला नहीं है और ये ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलते हैं अब इसके साथ साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। एक ज़ीरो जो है इस पॉलिनोमियल का वो किस तरीके का है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। और 1 ज़ीरो जो है वो दूसरे का नेगेटिव है, मतलब क्वेश्चन में ये लिखा गया है पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और इसका एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरो का नेगेटिव है। तो हमें बतानी है कि लीनियर टर्म होगी या नहीं होगी, और कांस्टेंट टर्म होगी तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ आपको और अच्छे से। सपोज कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, वो दिखने में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ होते हैं, 2 ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़। पहले ज़ीरो को हम बोलते हैं अल्फ़ा, दूसरे ज़ीरो को बोलते हैं बीटा।
इतना समझ में आ गया। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें दो ज़ीरोज़ होते हैं, पहले ज़ीरो को बोलते हैं अल्फ़ा, दूसरे ज़ीरो को बोलते हैं बीटा। और इनमें एक रिलेशनशिप भी होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, जहाँ पर बी क्या होता है, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा, अगर मैं अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दूं तो हम इसको बोलते हैं अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये इक्वल होता है सी अपॉन ए के, जहाँ पर सी क्या होता है, सी होती है कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल और ए क्या होता है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जितना मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी में नोट कर लो, तभी मैं आपको और आगे से अच्छे से समझा पाऊँगा। आई होप आपने अब तक कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूँ। ओके, अब ध्यान से देखो, हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्या इसके दो ज़ीरोज़ होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या दो ज़ीरोज़ का नाम अल्फ़ा और बीटा होगा? बिल्कुल होगा। अगर हम अल्फ़ा और बीटा को प्लस कर देते हैं तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था और बोला था कि कॉपी में नोट कर लो, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली माइनस बी अपॉन ए लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। उसका रीज़न ये है, जो b होता है वो होता है x का कोफिशिएंट। अब चेक करो, जो मैंने पॉलिनोमियल आपको लिखवाया था वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसमें b किसका कोफिशिएंट होता था? x का। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है? a, इसलिए माइनस b की जगह लिखेंगे माइनस a। तो वहाँ पर हम बोलते थे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और a क्या होता था? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। लेकिन इस वाले पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब कितना कोफिशिएंट है 1, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस ए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक और बात बताई थी कि कभी भी पॉलिनोमियल अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है तो वहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए, जहाँ पे सी होता है कांस्टेंट और ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ पर भी अगर हम अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दें तो वो आएगा सी अपॉन ए, लेकिन सी होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बी अपॉन ए, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है इसलिए बी अपॉन 1, ये बी हो गया। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। वन ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ नेगेटिव ऑफ अदर, एक ज़ीरो दूसरे का नेगेटिव है। एक ज़ीरो मतलब कि अल्फ़ा, इज़, इसका मतलब होता है इज़ इक्वल टू, इसका मतलब इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अदर, नेगेटिव ऑफ अदर, अदर ज़ीरो कौन सा है? बीटा, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू किसके इक्वल है? माइनस बीटा के। इस अल्फ़ा की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ए। माइनस बीटा और प्लस बीटा कैंसिल हो गए, तो माइनस ए की वैल्यू कितनी हो गई? ज़ीरो। तो ए की वैल्यू भी कितनी हो गई? ज़ीरो। इसका मतलब ए वाली कोई टर्म जो होगी वो बचेगी ही नहीं। तो ए वाली कौन सी टर्म थी? ये वाली टर्म। ये वाली टर्म बची ही नहीं, क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू ज़ीरो आ चुकी है। देखो ना, ए की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो आई थी, इसका मतलब अगर ए ज़ीरो तो ए एक्स वाली टर्म बचेगी ही नहीं। एक्स की पावर यहाँ पे 1 थी, मतलब लीनियर टर्म तो बची ही नहीं। जब कभी भी एक्स की पावर 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर टर्म, लीनियर टर्म तो बची ही नहीं। तो अब जो पॉलिनोमियल बचा है हमारे पास वो बचा है एक्स स्क्वायर प्लस बी की फॉर्म में। क्लियर हो गया इतना? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हमको ये पता है कि अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है? बी के। लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम? माइनस बीटा। तो मैं अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ माइनस बीटा, और फिर बीटा, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा बी। तो बीटा का जो स्क्वायर है वो इक्वल हो चुका है माइनस बी के। बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल हो चुका है? माइनस बी के। ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो बीटा की स्क्वायर की वैल्यू है वो माइनस बी तो आई है, लेकिन आप एक बात बताओ मेरे को सोच समझ के, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं वो नंबर हमेशा या तो पॉजिटिव आता है या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जीरो हो जाएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, माइनस टू का स्क्वायर करा वो कितना आएगा? 4। माइनस थ्री का स्क्वायर करा वो कितना आएगा? 9 आएगा। माइनस फोर का स्क्वायर करा वो कितना आएगा? 16 आएगा। ज़ीरो का स्क्वायर करा तो वो ज़ीरो ही आएगा। 3 का स्क्वायर करा वो 9 आएगा। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, या तो वो पॉजिटिव आएगा या फिर वो ज़ीरो आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये होता है कि बीटा का स्क्वायर पक्का पॉजिटिव आंसर होगा। ये चीज़ पॉजिटिव है, ये चीज़ पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस लिखा हुआ है। तो बी भी क्या होना चाहिए? बी खुद भी नेगेटिव होना चाहिए, ताकि नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाए।
तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि b इज़ पक्का नेगेटिव नंबर, b पक्का कैसा है, नेगेटिव है। तो b कैसी टर्म थी, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कैसी है, नेगेटिव, और लीनियर टर्म बची नहीं। ये कौन सा ऑप्शन है जिसमें लीनियर टर्म तो बची नहीं और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ 2 देन वैल्यू ऑफ के बतानी है हमको, वैल्यू ऑफ के बतानी है। देखिए एक पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, और क्वेश्चन में गिवन है इसका एक ज़ीरो 2 है, लिखा हुआ है एक ज़ीरो कितना है 2। ज़ीरो का मतलब समझिए आप, सबसे पहले किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमें ज़ीरो गिवन होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी, अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाएगा। ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि अगर हमें ये गिवन है कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 2 है, इफ़ 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 2, तो इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू 2 पुट कर दो और पूरे पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट कर दो, 0 के। x की वैल्यू 2 पुट करने पे पॉलिनोमियल कितना बन गया, 0। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6 प्लस के इक्वल टू 10, सॉरी 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -10। k की वैल्यू कितनी आ गई, -10, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज़ 0 एंड 1 0 इज़ 3। देखिए सबसे पहली बात, एक पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हो वो हमेशा दिखने में होता है ऐसा, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी। कोई भी पॉलिनोमियल होता है वो दिखने में ऐसा होता है, जहाँ पे एस का मतलब होता है सम ऑफ ज़ीरोज़। क्या मतलब होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ज़ीरोज़ का, ज़ीरोज़ कौन से होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, उसका हमने सम कर दिया। पी का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, उसको हम अल्फ़ा बीटा कह सकते हैं। क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक ज़ीरो 3 है, कोई भी एक ज़ीरो, चाहे अल्फ़ा मान लो चाहे बीटा मान लो, एक ज़ीरो पक्का कितना है, 3। तो लेट हम ये मान लेते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू 3 है। हम चाहते तो बीटा की वैल्यू भी 3 ले सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा की जगह 3, तो 3 बीटा, ये आ चुका है हमारे पास पॉलिनोमियल। और फिर ये भी बोला गया है सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना दे रखा है, सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है 0, सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है 0, सम ऑफ ज़ीरोज़ 0 दे रखा है। सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस अल्फ़ा, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू खुद कितनी है, 3, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -3। तो जहाँ जहाँ बीटा लिखा है वहाँ पे हम -3 पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3, बीटा की जगह -3 और इस बीटा की जगह फिर से -3, ये हो जाएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर, 3 में से 3 गया तो 0, 0 इंटू एक्स 0, वो बचा ही नहीं, 3 और -3 को मल्टीप्लाई किया तो -9। अब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, रैंडमली कुछ भी हो सकती है। सो बेसिकली ऑप्शंस में k की वैल्यू 1 दे रखी है, इसलिए जो पॉलिनोमियल है वो आया हमारे पास एक्स स्क्वायर -9। तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने। ओहो ये पूरा नहीं आया है, मैं इसको पूरा ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज -5, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है -5, और प्रोडक्ट दे रखा है 6। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना दो जीरोज़ को, वो दे रखा है 6। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा दिखने में होता है ऐसा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी, जहाँ पे s का मतलब होता है सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमको दे रखा है -5, तो s की जगह पुट कर सकते हैं -5 इंटू एक्स प्लस पी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, वो दे रखा है 6। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी k जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए k की वैल्यू 1 होगी, तो एक्स स्क्वायर
-5x+6, ये इसका आंसर हो जाता है। और ये कौन सा ऑप्शन है देखिए, ये है ऑप्शन नंबर बी, x² - 5x+6। ओके, नोट कर लिए फटाफट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बताने हैं हमें, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्योंकि ये क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल का है और ये वाला जो टॉपिक है हमारे इस सेशन के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है f(x) हमें गिवन है और हमसे बोला गया है 1 0 इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर। इसका मतलब समझो आप पहले। हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फ़ा बीटा होता है इक्वल c/a के। ये कब होता है, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा दिखने में ऐसा हो, ax² + bx + c। उस केस में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाती है c/a। ठीक है, यहाँ पर जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें a की वैल्यू बताओ क्या है। वैसे a होता क्या है, x² का कोफिशिएंट। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है k² + 4। b होता है x का कोफिशिएंट। ध्यान से देखो, जो भी x के साथ में लिखा होता है उसको b बोलते हैं। यहाँ पे b के साथ में क्या, x के साथ में क्या लिखा हुआ है 13, तो b की वैल्यू है 13 और c हो जाएगा हमारा 4 के। क्लियर हो गया इतना। और हमको पता है अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है c/a के। लेकिन क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि एक ज़ीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब ये हो जाता है जो बीटा है, कोई भी एक ज़ीरो उठा लो, मैंने बीटा उठा लिया, इज़ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 में ऑफ अदर ज़ीरो, मतलब बीटा इक्वल है 1/अल्फ़ा के, ये गिवन है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। लेकिन अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है c/a के। इसका मतलब हो गया c/a की वैल्यू 1 है। अगर c/a की वैल्यू 1 है तो c किसके इक्वल हो जाएगा, a के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। c की वैल्यू कितनी है 4 के, पुट कर दो c की वैल्यू 4 के, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। और k की वैल्यू कितनी है, सॉरी a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है k² + 4, वो यहाँ पे पुट कर दिया k² + 4। अब ये एक इक्वेशन है हमारे पास जिसको हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर ऑफ k 2 है। अब सभी टर्म्स को मैं एक तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा k² प्लस का 4k जब राइट में जाएगा तो -4k हो जाएगा, +4 ऑलरेडी राइट में ही था। अब मैं लेफ़्ट में इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको ऐसे लिखने की जगह ऐसे लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत किसी भी तरीके की? बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ k² - 2k + 4 = 0? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि -2k - 4k हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम k कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा अंदर k - 2। फिर से यहाँ पे हम -2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा k - 2 = 0। कैसे हुआ देखो, -2 और k मल्टीप्लाई हुआ तो -2k, और -2 और -2 मल्टीप्लाई हुए तो 4 आ गया। बेसिकली इसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं या फैक्टराइजेशन बोलते हैं। इस पूरे में से k - 2 कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, तो k - 2 मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच जाएगा, फिर से अंदर बच जाएगा ये वाला k - 2। किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर ज़ीरो होता है तो या तो ये वाला k - 2 ज़ीरो है या फिर ये वाला k - 2 ज़ीरो है। दोनों ही केसेस में हमने देखा k की वैल्यू आ जाएगी 2। सो वी हैव k = 2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का ये पार्ट देखिए, 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके सामने है। इसमें हमें फिर से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है x² + x + 1। यहाँ पर बताओ a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 1। अगर हम यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना चाहें तो वो आ जाएगा -b/a। माइनस, अब b कितना है, b तो खुद ही 1 है, और a कितना है, a भी 1 है, तो ये आ गया -1। और अल्फ़ा बीटा अगर हम निकालना चाहें तो वो आ जाएगा c/a। c कितना है, c भी 1 है, और a कितना है, a भी 1 है, तो 1/1 1 आ गया। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था वैल्यू फाइंड करके बताओ 1/अल्फ़ा + 1/बीटा की।
क्या हम इसका एलसीएम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। एलसीएम लेने का तरीका है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता है? बिल्कुल पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है -1, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। क्या हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, 1। तो ये आ गया हमारे पास आंसर -1। क्या ऑप्शन में -1 है? बिल्कुल है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपके सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये बता रखा है कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी 2 ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा और बीटा, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की। सेम है बिल्कुल, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है हमको। पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है 4x² प्लस 3x प्लस 7। यहाँ पे a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 7। अगर हम यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना चाहें तो वो आ जाएगा -b/a। b है 3 तो -b हो जाएगा -3। a है 4 तो नीचे हम 4 लिख सकते हैं। और अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है c/a के। c कितना है? c है 7 और a कितना है? a है 4। क्लियर है इतना? ओके। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की। एलसीएम लेने का तरीका मैंने अभी आपको बताया ही था। अल्फ़ा और 1 को मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा, बीटा और 1 को मल्टीप्लाई किया तो बीटा, अपॉन अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। क्या हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, ये है -3/4। क्या हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, ये है 7/4। अब याद रखना एक चीज़, हो सकता है कई बच्चों को ये बात पता ना हो, कभी भी a/b/c/d ऐसा आपको दिख जाए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको a/b/c/d, कभी भी आपको ऐसा दिख जाए, अगर फर्स्ट वाला नंबर और थर्ड वाला नंबर मतलब a और c सेम होते हैं तो ये आपस में कट जाते हैं। अगर सेम हो तो, नहीं हो तो नहीं कटेंगे, अगर सेम हो तो ये कट जाते हैं। सिमिलरली अगर सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर सेम हो तो ये भी कट जाते हैं, b और d आपस में कट जाते हैं। बात समझ में आ गई? फर्स्ट और थर्ड सेम हो तो कट जाते हैं, सेकंड और फोर्थ सेम हो तो कट जाते हैं। अब आप सामने देखो स्क्रीन पर, यहाँ पे सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर सेम है तो ये आपस में कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा -3/7। आप स्कूल में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, टेंशन मत लेना, ये मत सोचना ये तो कुछ नया मेथड सीखा हमने, कहीं स्कूल में मार्क्स कट जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना। कर सकते हो, टीचर्स को पता है वाली बात। -3/7 इसका आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है ये इस सेशन का। देखिए, ओहो ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल गया, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल तो हमारा डिलीटेड है इस सेशन में, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये लेक्चर्स मैं इस सेशन के बच्चों के लिए बना रहा हूँ ताकि उनको अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। ओके, तो मैं आपसे चाहूँगा कि अब आप मेरे को दो अलविदा, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जितने ज़्यादा व्यूज़, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे उतने ही ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊं चैप्टर 3 की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।